चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा भले देखने को नहीं मिला। बट कंपनी के एजीएम से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है, एजीएम से कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे नो डाउट कंपनी के इन्वेस्टर्स को कंपनी की विज़न का एक क्लैरिटी ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है। अब एग्जैक्ट क्या क्या खबर है भाई, तो सबसे पहली खबर ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेट लगा रही है बैंक ऑफ अमेरिका में। क्यों भाई? क्योंकि रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने इन्वेस्ट किया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी पे, और ये जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने टाई अप किया है, इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ कैपिटल, एक्सेस टू टेक, गवर्नेंस एंड साथ में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टेटमेंट्स में ही मेंशन की गई हैं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड ये न्यूज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में यहाँ पर समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया था कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है एक्वायर करने वाली है फ्यूचर में 49.9% स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी है जियो क्रेडिट। बट ज़रूरी नहीं है कि 49.9% स्टेक ही एक्वायर कर ले, करना चाहे तो कर सकती है। बट यहाँ पर अप टू मेंशन किया गया है, उससे कम भी चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक लेंडिंग बिजनेस का पार्ट है, तो बेशक इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रोथ एक्सपेक्ट तो कर रही है। अब इसमें एक बड़ा प्लेयर अगर मान लो जुड़ रहा है तो इनकी भी एक्सपर्टीज़ होगी, और उस एक्सपर्टीज़ से ये टेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। और अगर हम इसी पर्टिकुलर सब्सिडरी की बात करें तो इनके जो टोटल ग्रॉस एसेट अंडर मैनेजमेंट है फर्स्ट क्वार्टर 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 163% से बढ़कर 30,000 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। और साथ में डिसबर्समेंट की बात करें तो वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर से 173 करोड़ से बढ़कर 11,252 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये सब्सिडरी देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के करंट सिनेरियोज के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आएगी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। और इसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बाकी सब्सिडरी की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब करती है, उसका भी परफॉर्मेंस देखोगे उसके लेवल के हिसाब से तो अच्छा ही दिखेगा। इसमें एक नाम दिखेगा जियो पेमेंट सॉल्यूशन का। जियो पेमेंट सॉल्यूशन का जो टोटल पेमेंट वैल्यू था वो 19,208 करोड़ था क्वार्टर वन तक, जो कि पिछले साल के क्वार्टर वन से 2.5 टाइम्स बढ़कर देखने को मिले थे। और ग्रॉस फी कमीशन इनकम 6.4 टाइम्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर वन से बढ़कर आकर 176 करोड़ रिपोर्ट हुआ था। उसके साथ जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें तो 238 करोड़ का प्रीमियम्स यहाँ पर हमें दिखे थे क्वार्टर वन में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.6 टाइम्स हमें ज़्यादा देखने को मिले थे। इससे आने वाला जो टोटल फ़ी एंड कमीशन इनकम है वो हमें 61 करोड़ की देखने को मिली, और ये भी पिछले साल के मुकाबले 131% से हमें बढ़कर देखने को मिले थे। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो इनके जो एसेट मैनेजमेंट है क्वार्टर वन तक वो 18,412 करोड़ के थे। क्यू बेसिस पे 41% की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली थी। जियो क्रेडिट जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, उसका क्वार्टर वन का जो टोटल AUM था वो 30,600 करोड़ था। पिछले साल 11,665 करोड़ था, इस बार 30,600 करोड़ था। क्वार्टरली डिस्बर्समेंट जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया, ये मल्टीफोल्ड ग्रोथ होकर 11,252 करोड़ की देखने को मिली थी इस क्वार्टर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ से जो आने वाला है जियो क्रेडिट लिमिटेड क्वार्टर वन में, वो पिछले साल के मुकाबले 113% से बढ़कर देखने को मिली है। और साथ में अगर हम इनके जियो अलायंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें
तो उससे आने वाला जो ग्रॉस प्रीमियम है वो 266 करोड़ की देखने को मिली थी पूरे क्वार्टर में। इसके लिए इन्होंने रिसेंटली अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था री इंश्योरेंस बिजनेस में और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने के लिए। तो देखा जाए तो सिर्फ जियो क्रेडिट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, बट क्वार्टर वन में जो कंपनी ने अपनी पूरी सब्सिडरी का डिटेल्स हमें दिया था उसको देखकर एक चीज़ तो समझ आता है कि कंपनी अपनी पूरी सब्सिडरी पे ही ध्यान रखी है, जो कि जियो के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि निफ्टी का पार्ट है भाई अभी ये कंपनी। अब ऐसे टाइम पे ये कंपनी लगातार ग्रो नहीं कर पाएगी तो प्रॉब्लम्स होगी। अब लगातार ग्रो करने से रिलेटेड चीज़ें कंपनी दे रही है हमें, तो फिर कहीं ना कहीं अपने जो औहदा है कंपनी का निफ्टी 50 का पार्ट उसको कंपनी जस्टिफाइड भी कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड आज के दिन एक खबर हमें देखने को मिली है। खबर यह है कि बजाज फाइनेंस ने अलॉट कर दिया है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जिसका वैल्यू है 5,000 करोड़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो क्या है कि कोई भी कंपनी जब पैसा रेस करना चाहती है ना, तो कोशिश वो कंपनी हमेशा करती है जब रेपो रेट थोड़ा कम हो या फिर रेपो रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ अगर है तो फिर कंपनी फटाफट बॉन्ड के ज़रिए डिवेंचर्स के ज़रिए पैसा रेस कर लेती है। इससे क्या है कि कंपनी को कम रेट पे भी पैसा अच्छा मिल जाता है, और वही जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो पुराना जो बॉन्ड है उसका वैल्यू जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस 5,000 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ज़रिए रेस करने वाली है जिसके लिए उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखो 5 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कंपनी ने अलॉट किया है, बट बात तो 5,000 करोड़ की हो रही थी। पूरी बात समझ लो, 5 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, अगर एक बॉन्ड कंपनी मान लो 1 लाख के वैल्यू पे इशू कर रही है, मतलब अगर आप कंपनी की एक बॉन्ड को लेने जाते हो तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वैसे ही कंपनी का 5 लाख बॉन्ड्स अलॉट हुआ है जिसका मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख रुपए का है। देखो बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो उसका फेस वैल्यू जो है वो मिनिमम डिपॉजिट की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए का है, यानी कि मिनिमम 1 लाख तो लगाना पड़ेगा। और 5 लाख ऐसा डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किया है जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि अगर कंपनी इन फ्यूचर मान लो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाती है तो ऐसा नहीं कि कंपनी अपने इंटरेस्ट के बदले आपको इक्विटीज़ दे दे। अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर होता तो अगर मान लो कंपनी ने 50,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया आपको और 50,000 रुपये नहीं दे पा रही है तो 50,000 रुपये का इक्विटी दे देती है कंपनी। बट ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यानी कि कंपनी पैसा अगर ले रही है तो पैसे के बदले पैसे ही देने पड़ेंगे। और इसका जो कूपन रेट है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं चलता, फिर भी आप इंटरेस्ट समझ सकते हो। बट अगर हम बात करें कूपन रेट की तो वो हमें 8.15% पर एनम की देखने को मिलती है, जिसको आप इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हो कि अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 8.15% आपको पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। बट बॉन्ड के मार्केट में इसको कूपन रेट बोला जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी बजाज फाइनेंस की। और बजाज फाइनेंस अभी 52 वीक हाई से 7.86% हमें नीचे दिख रही है। ये इसलिए भी नीचे है क्योंकि रिसेंटली आरबीआई के एक न्यूज़ के कारण बजाज फाइनेंस में 33,000 करोड़ के मार्केट कैप का नुकसान हुआ था, क्योंकि बजाज फाइनेंस 5% से ज़्यादा क्रैश हुई थी। आरबीआई का न्यूज़ क्या था भाई? तो आरबीआई का न्यूज़ ये था कि आरबीआई जो है अलाउ करने वाली है एक प्रपोजल किस चीज़ को लेकर भाई? वो डिसकंटिन्यू करेगी रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फॉर एनवीएफसीज, यानी कि एनवीएफसीज के लिए वो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ को डिसकंटिन्यू करेगी, यानी कि उसको हटा देगी। बैंक्स के लिए वो एज इट इज़ रहेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप एक लोन लेते हो क्रेडिट कार्ड से, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक प्रोडक्ट परचेस करते हो जिसका अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, और उस प्रोडक्ट का वैल्यू मान लो 20,000 रुपये है, और उसका अगर आपने ईएमआई मान लो 2,000 रुपये का बैठा दिया, तो जब 20,000 करोड़ का ईएमआई कन्वर्ट करोगे ना तो आपके टोटल जो लिमिट्स होंगे उससे 20,000 रुपये कम हो जाएंगे। बट जैसे जैसे आप 2,000 करके ईएमआई पे करते जाओगे, आपके जो टोटल लिमिट्स है ना उसमें 2,000 रुपये का जंप आता जाएगा। बट इसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि रिवॉल्विंग जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ रिवॉल्व हो जाती थी उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है।
यानी कि जब तक आप पूरा ईएमआई नहीं दे देते तब तक आपके जो क्रेडिट लिमिट है वो बैक टू नॉर्मल नहीं होगी। और यहाँ पर फिक्स ईएमआई हो जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। और ये चीज़ें बजाज फाइनेंस के बिज़नेस को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसी वजह से बजाज फाइनेंस 5% तक हमें क्रैश होती हुई नजर आई थी। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि बजाज फाइनेंस क्यों हमें गिरती हुई दिखी थी। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी दोस्तों एक ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसने रिसेंटली 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट इसी वीक है। अब ये कंपनी कौन सी है भाई, तो नाम है दोस्तों कंपनी का रोटोग्राफिक इंडिया लिमिटेड। 28 अगस्त का डेट कंपनी ने फिक्स किया है एज ए रिकॉर्ड डेट। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो स्प्लिट की इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दी है। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।